जनता के ऊपर एहसान कर दिया हो। जी, और बताइए कहां से ढूंढ लाए जी, दक्षिण भारत तक से आदमी ढूंढ लाए। अग्निहोत्री जी, मैं उमेश भाई से भी कहना चाहता हूँ कि अब हम सब लोगों का पंजाब डिस्टिलरी, जिसका जीवन में बिजली से कोई संबंध नहीं, चंडीगढ़ डिस्टिलरी सारी जिंदगी शराब का काम किया, बिजली का आवंटन पहली बार में उत्तराखंड में। उसके बाद कुर्मी एनर्जी कंपनी बनी 1 महीना पहले, आवंटन। उसके बाद टॉप 10 कंपनी बनी 3 महीने पहले, आवंटन। उसके बाद बनी सिग्नेट सप्लायर 2 महीने पहले, आवंटन। कितनी कंपनियों के नाम बताओ जिन कंपनियों को आवंटन नहीं था, उन कंपनियों को रातों रात आवंटन कर दिए गए। जी धामी जी बताइए, कोई आवंटन हुआ है क्या अभी? नहीं, वो तो हो ही गया था। अगर उमेश कुमार जी खुलासा ना करते तो आप इसको रद्द ना करते उस वक्त। उनको जारी हो चुके थे धामी जी। अब इस बात की आप बहस में पड़ेंगे तो बहुत लंबी बहस खिंच जाएगी। आप भी जानते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो मैं बेहतर समझता हूँ कि आप इस बात में ना जाए कि आवंटन हुआ है नहीं हुआ। आवंटन हुआ है। आप एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो टीसी है उसको उठाकर देख लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा हो कि 1 भी मेगावाट का आवंटन हमने बिना जांच पड़ताल के दिया हो तो जो आप बोले हम करेंगे। चलिए, आवंटन शब्द की अगर आप आवंटन शब्द में जाएंगे तो वो ठीक नहीं। बहुगुणा जी जो है, अब नई जो सरकार आई है वो सरकार जो है ठीक तरीके से आवंटन करे। अगर कहीं कोई वो है तो अब ये बिजली की जो योजनाएं हैं हमारे प्रदेश में, बहुगुणा सरकार जो करेगी सो करेगी। आप बहुगुणा सरकार की बात क्यों कर रहे हैं दामी जी? बात समीक्षा हो रही है। देखिए, राज्य और जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता है या कोई बात होती है तो उसकी सार्वजनिक समीक्षा हम करेंगे। उसकी सार्वजनिक समीक्षा जनता भी सुनना चाहती है और आप लोगों को भी उसकी सार्वजनिक समीक्षा की तारीफ करनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे उमेश जी, आपके चूंकि नवोदित चैनल को बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से कम जो है अब हमारे प्रदेश के हित के लिए भी जो चीजें हो सकती हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और जो गुनाहगार है उसकी निंदा भी करिए धामी जी। धामी जी, जो गुनाहगार है उसकी निंदा भी करिए, मीठी मीठी बातें पर मत कीजिए। चलिए, गुनाहगार कौन है ये तो सब देखिए। ऐसा है कि जब सरकार निशंक जी की थी, सरकार का जो मुखिया होता है वो हर अच्छे और बुरे काम के लिए जिम्मेदार होता है। आप में इतना नैतिक साहस होना चाहिए। क्या आप व्यक्ति का नाम ले लें? दामी जी, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज शायद इस मंच पर नहीं खोली जा रही। एक सीडी ये सुनने वाली सीडी नहीं है, ये एक सीडी है। वो सीडी कौन है उसकी सीडी भी हम आपको इसी मंच पे दिखाएंगे कि उस सीडी में क्या खुलासे हैं, और आप जब देखेंगे तो शायद आप उत्तराखंड के जो गठन हुआ है उसके ऊपर भी शर्मिंदा होंगे कि साहब क्यों शहीदों ने इसके लिए जान दी, आंदोलनकारियों ने। नहीं, हम सब लोग जो है मिलकर जो है आप मैंने कहा ना सीडी। अब सीडी का पूरा फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों को समझना होगा वो समझ चुके होंगे कि सीडी कौन है और उसकी सीडी क्या कहेगी वो आप समझ जाएंगे। और उसमें धामी जी थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ता हूं मैं। जिस सीडी का जिक्र उमेश कुमार जी कर रहे हैं, अगर वो सीडी सामने आ जाएगी तो हड़कंप मच जाएगा उत्तराखंड भर में नहीं, पूरे देश में। क्योंकि उस सीडी में वो तमाम चेहरे ऑडियो वीडियो के साथ दर्ज हैं जिन्होंने बंदरबाट घोटाला किया है। जी। अतुल, दूसरी बात एक और है कि ऐसा नहीं है, घोटाले दर्जनों हुए हैं। अगर हम परत दर परत उखाड़ना चाहें तो अभी हमारे पास दर्जनों ऐसे घोटाले हैं जिनको सुनने और देखने के बाद शायद लोगों को ये इस बात का बड़ा दुख होगा कि उत्तराखंड राज्य में क्यों रह रहे हैं। जी धामी साहब, आप क्या रिएक्शन बोलना चाहूंगा? जी जय सिंह जी, मेरे को मौका मिलेगा? जी सिंह साहब प्लीज बोलिए, प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बेकस की आबरू है, जिसने भी चाहा लूटा। ये पावर प्रोजेक्ट में पहले भी कहा था, ये कोयले की दलाली के जैसा हो गया उत्तराखंड में। कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा हो, सबने ऐसा ही किया। लेकिन सामने हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। ये जो 700 या 800 या 900 मेगावाट की जो प्रोजेक्ट थे, क्या उत्तराखंड का जल विद्युत निगम इनको नहीं कर सकता था? इन प्रोजेक्ट से केवल ये रेवड़ियां नहीं है, ये खैरात नहीं है जिस तरह से कोई भी सरकार आगे बांटे। ये उत्तराखंड का संसाधन है। इनको अगर जल विद्युत निगम उत्तराखंड की सरकार अपने आप करती थी, इनको 100% बिजली मिलती जी। और इस तरह ये बांट के, बंदर बांट करके इनको केवल 12% बिजली मिलनी है जी। ये जो प्राइवेटाइजेशन होगा केवल 12% मिलेगी। मैं पहले भी कह रहा था 20,000 माना इसकी कैपेसिटी है जनरेशन की उत्तराखंड के जल संसाधन की। अगर उस हिसाब से 12% के हिसाब से लोग कितना मिलेगा उत्तराखंड को?
जबकि 20,000 मेगावाट मिलना चाहिए जी। था। 20,000 की जगह 12% मिलेगा, क्या मिलेगा? अरे हमारा अरविंद कोई जी, मेगावाट तब तक खैरात की तरह क्यों बात कर रहे हैं? अरे खुद जय भी सिंह मतलब जी, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कोई मेगावाट में करंट नहीं आएगा जब तक कि ईमानदार नेतृत्व नहीं होगा। मुश्किल तो ईमानदारी की है। जी अरविंद मोहन जी, मैं आपको अरविंद जी, धामी साहब आप रहिए। अरविंद जी को मैं लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में। अरविंद जी, बहुत देर से आप ये पूरी बातें सुन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने अदालत में जाने के एक दिन पहले तमाम प्रक्रिया को निरस्त कर दिया, तो क्या इससे मैं उस वक्त की निशंक सरकार की महानता कहूं, या भ्रष्टाचार और घोटाले के खुलने के डर की वजह से दुम दबा के भाग निकलना कहूं? डर भी नहीं कहिए तो सुविधाजनक हो गया उसके लिए कि जो भी कुछ आज बड़े मजे से धामी साहब बोल रहे हैं कि वो तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। तो ये तो एक सुविधा और हो गई कि जो मलाई खानी है वो खा लिया, बाकी सब खत्म कर दिया। असल में इस तरह के काम जो हुए हैं उन सब ने ये छोटे राज्यों के पूरे तर्क को ही काट दिया है, और ऐसा लगता है कि छोटे राज्य बड़े पैसे वालों की जेब की चीज हो गए हैं कि वो आएंगे और जो मन करेगा, विधायक खरीदना हो, सांसद खरीदना हो, पानी खरीदना हो, मिट्टी खरीदना हो, मिनरल्स लेना हो, जंगल लेना हो, जो मन हो, पत्थर, इवन पत्थर खरीद के भी, ये सब आप देखिए किस किस्म से उत्तराखंड में रेत की लूट, पत्थर की लूट, जंगल के संसाधनों की लूट, ये सब चीजें खरीद के वो जाने कहां ले जाएंगे, और स्थानीय लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो छोटे राज्य बने हैं, हैरानी नहीं है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और इसी किस्म के छोटे राज्य आज के तारीख में सबसे ज्यादा लूट खसोट का, विधायकों की खरीद का, एमपीओ की खरीद का, राज्यसभा चुनाव में बेईमानी का सबसे बड़ा सेंटर यही बन गए हैं, क्योंकि यहाँ आसान हो गया है थोड़े से पैसों के साथ। और आज के तारीख में जो बड़ी कंपनियां अपने मुल्क में और दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं, उनका बजट पूरे मुल्क के बजट से बड़ा है, कई कई गुना बड़ा है। तो ये छोटे राज्यों के ऐसे नेताओं को जेब में रख के और सारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट करना आज की तारीख में कोई मुश्किल नहीं रह गया है। और अभी जो हम देख रहे हैं तमाशा, ये असल में उसी का हिस्सा है कि पूरे के पूरे इस नेचुरल रिसोर्स को इस प्रदेश के कुछ लोगों की जेब में किस तरह से पहुंचा दिया जाएगा, और वो इसलिए कि उन्होंने कोई हिस्सा एक छोटा ही दिया होगा, मुख्य सब चीज उनको तो पकड़ाई नहीं होगी। हमारे पॉलिटिशियनों को और हमारे सो कॉल्ड नेताओं को, जिनको प्रदेश की बागडोर है, उनकी जेब में पहुंचा दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं गया, और इसकी जगह ये बेशकीमती सारा प्राकृतिक संसाधन उनकी जेब में पहुंचा। अमिताभ जी, यहां पर एक बड़ा सवाल ये है कि आप जो भ्रष्टाचार आए तो मनाए सो करें, जब भ्रष्टाचार का खुलासा कोई पत्रकार करे तो आप उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे लदवा दीजिए। भाई वाह, अदालत के सामने आपकी घी बन जाती है। अतुल जी, हाइड्रो, सडिया, श्रावंती और इन सब मामलों में पीआईएल और इनके खुलासे स्टिंग ऑपरेशन करने का जितना बड़ा खामियाजा शायद मैंने भुगता है, कोई अगर मेरी जगह और होता तो आत्महत्या कर लेता। जिसकी पत्नी के ऊपर लक्सर जैसे गांव के अंदर 420, 120 बी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, देहरादून में SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, 386 का एक्सटॉर्शन दर्ज करा दिया गया, मेरे छोटे छोटे भांजों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के मुकदमे दर्ज करा दिए गए, रातों रात मेरे ऊपर 2,500 का इनाम रख के 35 लाख का विज्ञापन देश भर में छपवा दिया गया, लुकआउट सर्कुलर निकाल दिए गए, घर तोड़ दिया गया, कुर्की कर दी गई, मकान सील कर दिए गए। ये शर्मनाक चेहरा है उस पूर्व सरकार का, जिसको शर्म आनी चाहिए। अगर लड़ाई लड़नी थी तो मुझसे लड़ते, दम था तो मुझसे लड़ते। घर में, परिवारों में ये नहीं कि कोई पत्रकार अगर आपके खुलासे करे तो आप उसके घर में घुस के उनके बीवी बच्चों पर हमले करें। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। और उमेश जी, समाचार प्लस के इस मंच से उस सरकार के उस वक्त के मुखिया, उस पार्टी और उस पूरी मशीनरी को हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपने उस वक्त जो कुछ किया वो भी हम दिखाएंगे। जिस सीडी की उमेश जी बात कर रहे हैं वो सीडी भी आपको दिखाएंगे, और आपके चेहरे से एक एक करके नकाब नोच फेंकेंगे। ये हमारा आप सब लोगों से वादा है। अतुल, मैं अपने सभी पत्रकार मित्रों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में चाहे सामने चाहे पीछे से मेरी पूरी मदद की। पूरे राज्य में कहीं पूरा इस पूरे अमले ने, जमले ने, सरकार ने पूरा जोर लगाया कि मेरे खिलाफ लेख छपे, मेरे खिलाफ आर्टिकल छपे, लेकिन कम से कम पूरे के पूरे पत्रकार समुदाय ने एक साथ मेरा साथ दिया, और कम से कम चुप रह के दिया, क्योंकि सरकार तो सरकार होती है। मैं उसके लिए सभी का दिल से शुक्रगुजार हूं, और मेरा सबसे वादा है कि जब भी जिसे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आधी रात खड़ा हूं। चलिए उमेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अहम सवाल यहां पर सिर्फ इतना है
कि उस वक्त की सरकार ने ये घोटाले किए या होते हुए देखे और अदालती फैसले, अदालती प्रक्रिया के एक दिन पहले उन तमाम चीजों को विज्ञापन की खामी बताते हुए निरस्त किया। अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि क्या अदालती कार्रवाई शुरू होने और निरस्त होने तक सारे जितने लोग सरकार में बैठे थे, मुख्यमंत्री से लेकर और एक अदने से चपरासी तक, क्या सबको रतौंधी हो गई थी? क्या किसी को विज्ञापन की खामी दिखाई नहीं पड़ी? अतुल, मैं एक अंतिम टिप्पणी करूंगा, अगर धामी जी हमारे साथ होंगे तो वो सुन के शायद उनको लगे कि विवेकपूर्ण टिप्पणी है। जैसे ही आपका प्रस्ताव स्वीकृत होता है, स्वीकृत सैद्धांतिक तौर पर ही अगर मुख्यमंत्री स्वीकृत कर दे प्रस्ताव, हम लोगों ने भी 25 बरस सरकारें आती जाती चलती देखी है भाई, वैसे ही मिठाई का विनिमय हो जाता है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट चले नहीं चले, रद्द हो जाए, बिल्डिंग में आग लग जाए, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं होती। वो तो मिठाई ये तो मिठाई आई और मिठाई उधर हो गई। देखिए यहाँ पर इतने हमारे के लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोग इतने बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाओं में भी भाग, मैं भी ले रहा हूँ इसमें एक नवोदित विद्यार्थी के नाते। मैं तो ये कहूंगा अपने आप को राजनीति का नवोदित विद्यार्थी हूँ मैं, है ना, जो अभी जैसे प्राइमरी होती है उसमें हम लोग सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को जो है, जो बहुत सारा बता रहे थे अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे हमारे, है ना, सिंह साहब ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए, दूसरे वालों ने भी दिए। तो अब जो है, जो भी हमारे यहाँ की संपदाओं से लेकर, हमारे यहाँ की खनन से लेकर, हमारे यहाँ की पन विद्युत से लेकर, हमारे यहाँ के पर्यटन से लेकर, उसको अब कैसे बढ़ाया जाए, उस ओर भी हमारी चर्चा जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल जाती है, जाएगी, बिल्कुल जाती है, लेकिन आज मुद्दा दूसरा है साहब। लेकिन फोड़े में चीरा तो लगाना पड़ेगा, उसमें मवाद पड़ गया है दोस्त, फोड़े में पट पड़ गया है, इसलिए चीरा तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, ब्रिजनंदन एक दर्शक हमारे साथ पिछले आधे घंटे से मौजूद हैं। ब्रिजनंदन साहब अपनी बात कहिए प्लीज। जी सर, पहले तो आप दोनों को धन्यवाद, अतुल जी और अमिताभ जी, जिस तरह से आप पोल खोलते हैं रोज 8 बजे से 9 बजे तक, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं यही कहूंगा, परियोजना तो बहाना है, इनको पैसा जो खाना है और इसी तरह से पैसा खाते रहेंगे, भले आप कितना भी दिखाते रहें, ये खाते रहेंगे, इनका काम है खाना और आगे भी खाएंगे। ये नहीं, हमारे दिखाने के बाद आप कमर कसिए मित्र, कोई पैसा नहीं खा पाएगा। जो पैसा खाए उसका बहिष्कार करिए सर, जागरूक करने के लिए हमें उसका बहिष्कार करिए जो पैसा खाए। और हमारे इस कार्यक्रम का वक्त 9 बजे तक का ही था, लेकिन दर्शकों की जो मांग है उसके हिसाब से हम इस कार्यक्रम के वक्त को अभी 10 मिनट के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। अशोक गुलाटी जी हमारे एक और प्रबुद्ध दर्शक हैं, पत्रकार हैं, 25 वर्ष से राजनीति पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अच्छा, वो राजनीति में नहीं गए, नैनीताल से हमारे साथ हैं। अशोक गुलाटी जी अपनी बात कहिए। मैं भाई साहब, पहले जो आपने 8 माह घोटाला, एक और आपने आज पंजा फोड़ किया है, इसको मैं आपको जो है सलूट करता हूँ, पूरी टीम को जो है मेरी तरफ से सलूट स्वीकार करें जी। और हाँ, धामी जी मेरे 20 साल पुराने बहुत अच्छे मित्र हैं, बेवाक बोलते हैं, परंतु अब इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये ज्यादा बोलेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, वरना ये बोलते अपने आप को बेवाक है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। धामी साहब इतने बेवाक है क्या? धामी साहब, मैं समझता हूँ उनकी मजबूरी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। जी जी जी, बिल्कुल। धामी जी की मैं आपको 2-3 मुद्दे बहुत जल्दी कहना चाहूंगा जी। लगता है कि निशंक जी के जो काले कारनामों के जो घोटालों की लिस्ट चलती जा रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गिनीज बुक की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो घोटालों का जो है बहुत बड़ा जो है गिनीज बुक में दर्ज करेंगे। एक कालिक जो है इस उत्तराखंड के लिए जो कर रहे हैं, ये पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में जो है ये छोटे राज्य को ये बदनाम करेंगे। दूसरा मेरा एक सुझाव है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा, जब ये राज्य बना था उसी समय लोगों का ये मानना था कि साहब केंद्र शासित राज्य हो जाता, तो आज ये दुर्दशा कर रहे हैं नेता लोग। आज ये दुर्दशा हम लोगों को देखना ना पड़ती अगर केंद्र शासित राज्य होता। कुछ नेताओं का मैं नाम ले देना चाहूंगा, उन्हीं के कारण जो है ये राज्य की स्थापना हुई थी। अगर ये लोकतंत्र की जगह अगर केंद्र शासित राज्य होता तो आज हम बहुत सुखी और बहुत ही अच्छे रहते। गुलाटी साहब, बहुत शुक्रिया अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। हल्द्वानी से एक दर्शक हमारे साथ हैं, वीरेंद्र राणा जी, अपनी बात कहिए प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, तो बीजेपी सरकार में इतना घोटाला होने के बावजूद निशंक को चुनाव की जाती है, इसकी क्या वजह? वो आप बताइए, जनता बताएगी कि घोटालेबाजों को अगर आप उस जिम्मेदारी तक पहुंचाएंगे कि जहां पर वो आपकी हक की लड़ाई न लड़के मलाई काटें, तो जिम्मेदारी तो आपकी है। एक बात ये अतुल जी, एक बात ये कहना चाहता हूँ, वहां पर भी तो घोटाला हुआ है, वहां पर तो जो पैसे का पैसा जो सरकार के वो भी जनता के बीच पहुंचाएगा। सीपी का कारण भी तो यही है।
जी कि जो जनता से भी वही पैसा, जनता का पैसा लूट ठीक है। के जनता। ठीक है राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आवाज मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं फ्लक्चुएशन हो रहा था। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, हम अब सहयोगी कहेंगे, बताएं हमें। विपिन जोशी हमारे साथ। विपिन भाई अपनी बात कहिए। पहले तो समाचार प्लस को मेरा रेड सैल्यूट सर। मैं उत्तराखंड का निवासी होने के नाते उत्तराखंड में जो इस तरह के